Hello friends, this video for CS Executive, CS Professional and CA Foundation Inter Final Student. In this video, we will discuss about how to write answer in your exam, how to write case study based questions, how to write difference between questions, how to write explanation type questions, how to write brief type questions. After watching this video, you will know all about how to write answer. Okay, and end of this video I will give you some guidance and suggestion which is help you to increase your study hours. Okay, but first of all I want to give you one suggestion. ऐसे स्टूडेंट जिनका स्टडी नहीं हो पा रहा है या फिर 3 घंटे 4 घंटे ही हो पा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मेरा एक टिप्स है. ओके, या फिर जिनका स्टडी हो ही नहीं पा रहा है, 1 घंटे भी क्या उनके मन ही नहीं करते पढ़ने का, तो देखो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हो सकता है फर्स्ट डे से स्टार्ट करो. मान लो कि अगर तुम स्टडी करती ही नहीं हो, मन करता ही नहीं है, तो चलो आज आप 2 घंटे से स्टार्ट करो, कल 2 घंटे 10 मिनट करना, देन डे आफ्टर टुमारो 2 घंटे 20 मिनट करना, फिर उसके बाद 3 घंटे करना. मतलब डे बाय डे इंक्रीज करना होगा. आप सोचोगे कि आज बैठा आज ही 10 घंटा पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है. अगर आप आज 10 घंटा पढ़ भी लोगे तो फिर कल नहीं स्टडी हो पाएगा. तो क्या करना है कि अगर आप स्टडी करते हो 4-5 घंटे और आप आपको स्टडी आवर्स बढ़ाना है, तो देन यू कैन इंक्रीज एवरी डे 30 मिनट. और अगर अगर आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटे भी नहीं कर पा रहे हो, तो जितनी आपकी आज की कैपेसिटी है उतने आवर्स आप स्टडी करो, एंड देन एवरी डे यू विल इंक्रीज 30 मिनट. ओके, जैसे अगर आपने आज 2 घंटे पढ़ा तो कल 2.5 घंटे पढ़ो. ओके, 15 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच में इंक्रीज कर सकते हो. ओके, डेली. तो 15 मिनट, जैसे आज अगर 2 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटे 15 मिनट पढ़ा, फिर डे आफ्टर टुमारो 2.5 घंटे पढ़ा, फिर 3 घंटे. इससे क्या होगा कि एक सीटिंग कैपेसिटी बनेगा, और सीटिंग कैपेसिटी बनने से एक हैबिट आ जाएगा स्टडी करने का. क्योंकि हमारा हमारा हैबिट जब टूट जाता है स्टडी करने का, फिर बैठना बहुत मुश्किल होता है. और यही रीजन होता है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए तो 2-3 दिन फिर स्टडी नहीं. तो 3-4 दिन का टारगेट लेके एक हैबिट बनाना है स्टडी करने का. 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी हो स्टार्ट तो करो, और माइंड में बैठा लो कि आज जितना हम पढ़े उससे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी हो एक्स्ट्रा कल पढ़ेंगे. एक बार ये माइंड में आपके बैठ गया कि जितना हम आज पढ़े उससे कम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना आंसर्स लिखोगे एग्जाम में. बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके, बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. बट उसको बताने से पहले कुछ गाइडेंस मैं दे दूंगा. एक वीडियो हमारी आने वाली है इस पे कि कैसे सारे क्वेश्चंस को टच करें एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के साथ. बहुत जल्द ये वीडियो आएगी, तो टीएसपी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा, आपको पास होने में बहुत हेल्प करेगा. ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट्स शैल राइट देयर आंसर्स इन नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर्स लिखा, और जब लिखा तो उन्हें समझ में आया कि नहीं ये पहले नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया, तो ऐसे ऐसे कट पुट कर देते हैं. इसको एकदम अवॉइड करना है, इसको एकदम नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे. मान लो कि आपने सही आंसर लिखा और कुछ कुछ गलत हो गया, तो आपने ऐसे ऐसे कर लिया, 2 मार्क्स कट जाएंगे. 1 से 2 मार्क्स कट जाएंगे. ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे. ओके, सो नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग होना चाहिए. आप चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखो या फिर थ्योरी वाला लिखो, केस स्टडी या कुछ भी लिखो, एकदम कट कुट बिल्कुल नहीं करना है. अगर कहीं पे गलत हो जाता है सपोज, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द बैड एंड इलीगल हैंड राइटिंग. बैड एंड इलीगल हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, लिखने का एक कंसेप्ट है, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो ये एक प्रोफेशनल कोर्सेज, तो यहाँ पे लिखना भी है एक वे में. ओके, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं बता दूंगा इस वीडियो में, और भी वीडियो आने वाला है उसमें मैं बता दूंगा आपको. ऑलवेज राइट आंसर इन पॉइंट वाइज. बिल्कुल पैराग्राफ वाइज आंसर नहीं लिखना चाहिए. ओके, ऑलवेज आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए. ओके, अगर 4-5 लाइन में ही आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल राइट आंसर ऑलवेज पॉइंट वाइज. ओके, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सेक्शन हो गया उसको अंडरलाइन कर दो, ईयर हो गया, पेनल्टीज हो गया, फॉर्म नंबर हो गया, हेडिंग या कुछ भी हो गया, उसको अंडरलाइन कर दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
Okay, a student shall start answer to each question from the phrase page. Yes, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। मैं अपने टेस्ट सीरीज वाले, एडवांस टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट को भी सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं से उसको प्रैक्टिस में लाओ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे एक ही पेज में दो दो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना और ना ही एग्जाम हॉल में करना। ओके, फ्रेश पेज यूज करना है। अगर हाफ पेज बच जाता है तो उसको छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। सो ऑलवेज यूज फ्रेश पेज। बिफोर स्टार्टिंग आंसर टू अ न्यू क्वेश्चन, स्टूडेंट शैल इंडिकेट द क्वेश्चन नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर तो लिखना ही है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट केस स्टडी। केस स्टडी कैसे लिखें। ओके, सो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। ये केस स्टडी क्वेश्चंस है। ओके, शर्मा एंड मल्होत्रा, टू ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज कैरी ऑन बिजनेस एज ज्वाइंट वे ऑनर्स। ओके, HUF है। ओके, शर्मा फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 brothers, their respective sons being in 12 numbers. Okay, Malhotra family consists of the father's 4 major sons, 2 minor sons, and in the association illegal as per the provision of Companies Act 2013. ये पूछ रहा है कि क्या ये इलीगल एसोसिएशन है। ओके, अब इसको कैसे प्रेजेंट किया गया है और कैसे आंसर्स लिखा गया है, दोनों मैं आपको इसमें बता दूंगा। ओके, क्वेश्चंस है, HUF है, इसमें 2 फैमिली है, तो ये ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, तो क्या ये इलीगल है या लीगल है, कितने नंबर्स है, ये सारी डिटेल मैं इसमें आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले लीगल प्रोविजन का एक हेडिंग देंगे, लीगल प्रोविजन। ओके, जब भी केस स्टडी सॉल्व करो, चाहे आप CA के स्टूडेंट हो या CS के स्टूडेंट हो, सबसे पहले पहला फॉर्मेट होगा लीगल प्रोविजन केस स्टडी का, जिसमें केस स्टडी से रिलेटेड उसके सेक्शंस, उसके जो लीगल प्रोविजंस होते हैं उसको डील करेंगे। तो ये जो सेक्शन आता है 464 के अंदर आता है, तो मैंने सेक्शन लिखा, तो सेक्शन को अंडरलाइन कर दिया। जैसे मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है। ओके, तो सेक्शन को अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद इसमें आंसर क्या लिखा, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ मोर देन प्रेस्क्राइब्ड पर्सन शैल बी फॉर्म। मतलब ये इस सेक्शन का ये प्रोविजन है, तो ये यहाँ पे लिख दिया लीगल प्रोविजन में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका आएगा एनालिसिस ऑफ द केस। पहला हेडिंग लीगल प्रोविजन, दूसरा हेडिंग एनालिसिस ऑफ द केस, क्योंकि हमने यहाँ पे लीगल प्रोविजन लिख दिया। जैसे अगर आप मूवी में देखे होंगे कि कोर्ट में जब जजमेंट होता है तो वहाँ पे जो एडवोकेट होता है पहले वो सेक्शन बताता है। ओके, जो भी केसेस होती है उस केस से रिलेटेड सेक्शन बताता है कि इस सेक्शन के थ्रू ये क्राइम हुआ है। उसी तरह से जब भी हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें सेक्शन यानी कि प्रोविजन, उस केस स्टडी से रिलेटेड प्रोविजन को लिखना चाहिए। सो दिस इज द प्रोविजन, लीगल प्रोविजन। सेकेंड, आप मूवी में देखोगे कि सेक्शन बताने के बाद उसके बाद वो लोग डिस्कशन करते हैं, आर्गुमेंट होता है। ओके, तो ये होता है एनालिसिस, यानी कि आप एनालाइज कर रहे हो केस स्टडी पे। तो देखो क्या एनालाइज किया गया, एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2040 प्रेस्क्राइब 50% इन दिस रिगार्ड। मतलब कि 50% 50% इसमें रह सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, तो प्रेस्क्राइब इज 50%। ओके, तो यहाँ पर टोटल एनालाइज किया गया कि एज पर एवब लीगल प्रोविजन द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन विच फॉल्स विद इन द टर्म ऑफ सेक्शन 464 इज दैट सच एसोसिएशन इज इलीगल। ये इलीगल एसोसिएशन है एंड हैज नो एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, और लॉ के नज़र में इसकी कोई अस्तित्व नहीं है। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। ओके, तो ये हो गया एनालिसिस। ये हमेशा हम लीगल प्रोविजन को रेफर करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे इस टाइप से भी स्टार्ट कर सकते हो, एज पर एबव लीगल प्रोविजन इट इज क्लियर डैट, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो पहला था लीगल प्रोविजन, सेकंड हमारा है एनालिसिस, एंड थर्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा गया, एज पर एबव एनालिसिस। ये लाइन हमेशा आपको याद रखना है कि आप ऊपर दिए गए एनालिसिस को कंक्लूजन के टाइम रेफर करोगे। एज पर एबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट इन गिवन केस नंबर ऑफ एडल्ट मेंबर्स ऑफ द टू फैमिलीज डज नॉट एक्सीड 50। ओके, तो ये कंक्लूजन हो गया। अब जब कंक्लूजन हो गया तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर देंगे, जैसे नॉट लीगल एसोसिएशन, नॉट एक्सीड 50, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया केस स्टडी। तो केस स्टडी में
पहला हेडिंग लीगल प्रोविजन, सेकेंड हेडिंग एनालिसिस ऑफ द केस एंड थर्ड हेडिंग कंक्लूजन। और ये वर्ड आप रेफर करोगे एज पर द एबव एनालिसिस, और अगर जब आप एनालिसिस लिखोगे तो एज पर द एबव लीगल प्रोविजन, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू राइट डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन। वो तो केस स्टडी का मैंने बता दिया कि आपको वैसे लिखना है। अब डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे? जैसे एक क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनीज कैन इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखो, सेक्शन अगर आपको याद है, चाहे वो केस स्टडी ही क्यों ना हो, सपोज कि अगर आपको ये सेक्शन याद ना होता तो आप क्या लिखते? आप लिखते एज पर रेलेवेंट, एज पर रेलेवेंट सेक्शन, एज पर रेलेवेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो नो नीड टू राइट। अगर आपने रॉन्ग सेक्शन लिखा, प्रोविजन सही लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा और प्रोविजन सही लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, कुछ मार्क्स आपके कटेंगे बट मार्क्स मिलेंगे। सो अगर सेक्शन याद है तभी सेक्शन लिखना है, और ये 3 आपके हेडिंग होंगे। इस पीडीएफ फाइल को टीएसपी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनीज कैन इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ओके, तो देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ। सेक्शन अगर आपको याद है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू राइट सेक्शंस। ओके, तो सेक्शन से स्टार्ट हुआ, एज पर सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स से हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया, मीन्स से, यानी कि ये मीनिंग है। पहले ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मीनिंग पहले लिखा गया यहाँ पे, और मीनिंग के बाद ये 2-3 पॉइंट लिख दिया गया। ओके, इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन हमसे नहीं पूछा गया है, ध्यान से सुनना, हमसे डेफिनेशन नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि क्या पब्लिक कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, ये क्वेश्चन है। लेकिन पहले हमने क्या लिखा? प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन। क्योंकि अगर आप किसी चीज का आंसर देना चाहते हो, दे रहे हो, तो पहले बताओ तो वो चीज क्या है, पहले तो बताना पड़ेगा ना वो है क्या। आप डायरेक्ट तो आंसर नहीं लिख सकते। सो डोंट राइट आंसर डायरेक्टली। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, देन यू कैन राइट द मेन पॉइंट। ओके, तो ये 3 मेन पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और डायरेक्ट टाइप वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, हु इज रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर द प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? Okay, and what are the obligation cast on then under section 12 of the act? Okay, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन आ गए। पहला है who is reporting entity, this is the first. Okay, उसके बाद सेकंड है what are the obligation, this is second. Third, the bank account of Amar has been attached by the order of assistant director for the period of 180 days. Third, and the lawyer of the Amar objective to this attachment. Fourth, आपने देखा एक ही क्वेश्चन है बट इसमें 4 टाइप के को बातें पूछी गई है। आपसे क्वेश्चन एक दिया गया बट इसमें 4 टाइप की बातें आपसे पूछी गई। तो हमेशा आप क्वेश्चन को रीड करके आप ये देख लेना कि उसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया, एंड फोर्थ स्टेप ये हो गया। स्टेप बाय नहीं चलने पे ही स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हु इज रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी का डेफिनेशन लिखा। ओके, उसके बाद उसका डिटेल लिखा जो पूछा गया है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे आप देखो मेंटेनेंस ऑफ रिपोर्ट के बारे में दिया गया है तो वो भी लिख दिया गया। ओके, मतलब आप अगर बड़े क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसको डिवाइड करके तोड़ तोड़ के आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखने से पहले आप क्वेश्चन को तो डिवाइड करो। तो जिस तरह से मैंने रीड करके यहाँ पे क्वेश्चन को डिवाइड किया, पहला हु इज रिपोर्टिंग एंटिटी, सेकेंड व्हाट इज द ऑब्लिगेशन, एंड थर्ड द बैंक अकाउंट ऑफ अमर हैज बीन अटैच्ड बाय द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके, और ये तो पहला डेफिनेशन लिख दिया गया, फिर उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट था ऑब्लिगेशन वो लिख दिया गया। ओके, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ, इस तरह से आपको लिखना है। और देखो किस तरह से प्रेजेंटेशन पे फोकस रखा गया है। डेफिनेशन ऐसे लिखा, फिर
एक स्पेस छोड़ के, फिर उसके बाद जो सेक्शन उसको डील किया, फिर जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में हमें लिखना था उसके बारे में एकदम अच्छे से लिखा गया। इस क्वेश्चन को आप रीड करना इस पीडीएफ फाइल से और अच्छे से समझना, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। ओके, और लास्ट का जो पॉइंट था उसका ये हो गया। और देखो लास्ट में जो ये लिखा गया ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर द ऑब्जेक्शन ऑफ लॉयर ऑफ अमर इज वैलिड। ओके, इसको लास्ट में जरूर लिखना है, इसको कहते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर, इसको जरूर लिखना। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू राइट डिफरेंट बिटवीन वाले क्वेश्चंस कैसे लिखें। तो इसमें 3 कॉलम आपको बनाने हैं, एक बेसिस का, बाकी के 2 डिफरेंसेस का, एंड मिनिमम 4 पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम 4 पॉइंट। अगर 4 पॉइंट से ज्यादा आप लिखोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब इसका आंसर कैसे लिखा गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है उसके बारे में बताया गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बताया गया। उसके बाद जो इसका प्रोसेस है, जो प्रोसीड्यूर है, उसको पॉइंट वाइज लिख दिया गया। ओके, दिस इज द राइट वे टू राइट योर आंसर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। कुछ इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको मैं फिर से आपको बता दूं। एक ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो याद रहे, क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं लिख सकते, वो बहुत हार्ड है। ओके, एक्चुअली में बड़े क्वेश्चन तो और ईजी ही होते हैं। आप क्वेश्चंस को डिवाइड कर करके समझो। जब एक बार क्वेश्चन आप समझ गए तो आंसर्स को अपने माइंड में याद करो, याद आ जाए तो फिर उसको फ्रेम करो कि पहले क्या लिखना फिर क्या लिखना, क्योंकि जो पहले पूछा है वही तो पहले लिखेंगे ना। जैसे इसमें 3 से 4 टाइप के चीज पूछे गए थे, जो पहले पूछे गए उसको पहले हम लिखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को आप देख लेना। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम एज पर योर इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, शेड्यूल वाइज अनशेड्यूल वाइज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर जिसने ज्वाइन कर लिया है और जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, तो प्लीज जितना जल्दी हो सके आप लिखना स्टार्ट कर दो। Keep in your mind, during solving practical questions, always follow format. Answer must be neat and clear handwriting. Yes, practical questions में मैंने एक चीज़ देखा, बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर चेक करने के टाइम, कि उन्होंने क्या किया कि फॉर्मेट के अंदर, जैसे आप जर्नल बनाए हो, फाइनल अकाउंट बनाए हो, ट्रायल बैलेंस बनाए हो, या फिर बैलेंस शीट बनाए हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं उसके फॉर्मेट के अंदर नहीं बनाते, डायरेक्ट बना देते। सो यू मस्ट फॉलो फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो तो उसके कारण भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके, उसमें भी होता है कि अमाउंट गलत लिख दिया तो अमाउंट को भी काट दिए, तो उससे बचना है, एकदम कटकुट बिल्कुल नहीं करना है, और फॉर्मेट में ही आंसर लिखना है। ओके, ओपन बुक, सीएस प्रोफेशनल में एक ओपन बुक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर ओपन बुक में कैसे आंसर लिखे। तो सिंपल है, ओपन बुक में आपको बुक में देखकर बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको बुक में देखकर उसको आपको रीड कर लेना है और अपने नॉलेज के बेसिस पे लिखना है। आप चाहो तो 50% बुक से, जैसे बुक से उसके प्रोविजन आप सेम टू सेम लिख सकते हो, उसके बाद डेफिनेशन लिख सकते हो सेम टू सेम। ओके, और फाइनल आंसर आप सेम टू सेम लिख सकते हो, बट जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है ना, वो हमेशा हमारे नॉलेज के बेसिस पे होता है, चाहे वो ओपन बुक हो या फिर लॉ पेपर हो या फिर कोई भी पेपर हो। याद रखना कि एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से ही डिसीजन लिया जाता है कि आप पास होगे या फेल होगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोविजन तो सेम लिखते हैं हम, डेफिनेशन सेम लिखते हैं जो बुक में रहता है। ओके, फाइनल आंसर तो सिंपल लिखाता है, बट एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सो एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। सीएस प्रोफेशनल ओपन बुक वाले स्टूडेंट आप स्टडी करो ओपन बुक का, और उसके बाद नॉलेज के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन करना है। बट यू कैन राइट डेफिनेशन, यू कैन राइट प्रोविजन सेम एज अ बुक, बट you must explain as per your knowledge basis. We will upload next video very soon, how to increase your marks and how to score 60 plus marks and how to score 60 plus marks in MCQ subject, और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे।
आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई भी हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू कैन व्हाट्सअप अस एंड यू कैन कॉल अस एनी टाइम। ओके, आप कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको फुल हेल्प की जाएगी। जो भी नोट्स चाहिए, स्कैनर चाहिए, जो भी चाहिए आपको दिया जाएगा। स्टडी ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, टीएसपी का स्टडी ग्रुप, और सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो इसमें मैंने बता दिया कि कैसे आंसर आपको लिखने थे, केस स्टडी का, डायरेक्ट टाइप के, सभी के। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसके बाद भी हम लोग कुछ पेपर डालने वाले, कुछ वीडियो डालने वाले हैं पेपर पे। कुछ स्टूडेंट जो सीए वाले थे, सीएस वाले थे, उन्होंने इंस्टीट्यूट से अपने को आंसर शीट को मंगवाया है। उस आंसर शीट को चेक किया जाएगा हमारे टीम के थ्रू। उसके बाद उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि एग्जामिनर ने क्यों उतने मार्क्स दिए, क्यों कम मार्क्स आया, क्यों फेल हुआ। सारे रीजन जो कोई नहीं बताता है, जो एग्जामिनर भी नहीं बताता है, वो हमारे साइड से बताया जाएगा। उससे आपको एक आइडिया होगा, एग्जामिनर के माइंडसेट को जानने का एक आइडिया हो जाएगा कि वो क्या सोचते हैं, मार्क्स देने के टाइम वो क्या सोचते हैं, कैसे देते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप टीएसपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस पे डाला जाएगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे चैनल भी है हमारा टीएसपी, और यूट्यूब पे सॉरी व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, स्टडी ग्रुप, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोला था कि जिनका स्टडी नहीं हो रहा है वो अपना स्टडी स्टार्ट करे, और जितना आप स्टडी आज कर रहे हो कल उससे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, जितना भी हो उससे ज़्यादा करना है। उससे नीचे नहीं, उससे ज़्यादा करना है। ओके ओके, सी यू सून।